एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 20 अप्रैल से मैं स्टेट बोर्ड और नीट का प्रिपरेशन कराने के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज मैंने जो पहला चैप्टर सिलेक्ट किया है वो है सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि नीट सिलेबस में सॉलिड स्टेट को नहीं रखा हुआ है, बट अगर हम लोग JEE और महाराष्ट्र CET की बात करें तो उसमें ये इंक्लूडेड है और अदर स्टेट में भी ये इंक्लूडेड है, बट नीट में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो नीट के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र CET, JEE और अदर स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम जो होते हैं उसके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या होते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो जिनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो वो नेग्लिजिबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में मुझे कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। इसकी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल and they having strong force of attraction. The solid substances having some properties like the solid has definite mass. इनका जो मास होता है वो डेफिनिट होता है, चेंज नहीं होता है। इनका जो शेप होता है वो भी सर्टेन होता है, चेंज नहीं होता। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनिट। तो कोई भी सब्सटेंस हो जिसके पास डेफिनिट मास हो, शेप हो और वॉल्यूम हो, उसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर इनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अगर मैं इनके ऊपर क्या करूं, फोर्स लगाऊं तो ये पार्टिकल्स पास पास में आ जाए, तो ऐसा करेक्टर इनके बीच में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, इसलिए क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इट इज वेरी लार्ज देन लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा पास होते हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इज वेरी स्मॉल। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, इसलिए उनको अलग करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आपके आसपास ऐसी जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ चीजें जो है सॉलिड स्टेट में होती हैं। जैसे कोई मेटल्स हो जाए, सॉल्ट्स हैं, डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट, चॉक, डस्टर, पेन, ऐसी बहुत सी चीजें आपके घरों में रखे हुए सारे यूटेंसिल्स, बेड हो गया, बोर्ड हो गया, बुक्स हो गई, पेन हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब क्या है, दीज आर द सॉलिड स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट सॉलिड स्टेट में सीखा, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, which is the correct statement about the solid state? It is incompressible. Yes, it is correct. Solid जो है incompressible होते हैं। It has high intermolecular force of attraction. Yes, it is also correct. It has more intermolecular space than liquid and gas. No, solids do not have more space than liquid and gases. Solid having no intermolecular space, liquid have little bit more spaces, and gaseous molecules have very large intermolecular spaces.
So statement C is incorrect. So our answer can be this. Next point is it has definite mass, volume and shape. Yes, it is correct. So the correct option is option C, which is it has more intermolecular space than liquid and gas. No, it has less intermolecular space than liquid and gas. So statement C is the incorrect statement. Now we see how the solids are going to be classified. So solids को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. One is crystalline solid and second one is amorphous solid. So first we will see what is crystalline solid. Any solids which having long range arrangement of their repeating units. अगर मैं एटम्स को स्फेरिकली मान लो तो ये हैं रिपीटिंग यूनिट्स. तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो लॉन्ग रेंज में एक जैसे इनका क्या है अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ रिपीटिंग यूनिट. सो जो एक यूनिट होता है यही यूनिट बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है अगेन 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 एंड अगेन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं और उनका एक लॉन्ग रेंज arrangement होता है. Now see what are the general properties of any crystalline solids. It is a homogeneous solid. Homogeneous solid means कि अगर मेरे पास कोई एक solid होगा, मैं चाहे horizontally चाहे vertically चाहे diagonally क्या करूँ solid के अंदर move करूँ तो मुझे solid की properties या उसके arrangement में कोई changes नहीं आएगा. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या homogeneous solids and which इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयन. कोई भी सॉलिड होगा उस वो एटम से मिलके बना होगा या वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा या फिर आयन से मिलके बने होते हैं. ठीक है. आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न. उनका अपना एक डेफिनिट पैटर्न होगा. जैसे सिर्फ अगर आयरन के एटम्स है तो सिर्फ आयरन के ही एटम्स रहेंगे. अगर वहां पे क्या है कि कोई आयनिक सॉलिड है तो एक कैटायन होगा फिर एनायन होगा, कैटायन होगा फिर एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एंड एनायन. इनका क्या होगा एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा. तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो होमोजीनियस होता है और उनका क्या होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डेफिनिट पैटर्न होते हैं. दे हैव डेफिनिट ज्योमेट्री. उनकी एक प्रॉपर शेप होता है, ज्योमेट्री होता है. इनका एक लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स. They are called true solids. They can be isotropic. They have sharp melting point, means a definite melting point. They have a definite heat of fusion. Definite heat of fusion means कि अगर मेरे पास क्या हो H2O कौन से स्टेट में हो सॉलिड स्टेट में मीन्स दैट इज आइस हो. और अगर मुझे इसको चेंज करना है किसमें H2O लिक्विड में चेंज करना तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चाहिए वो होती है +6.01 किलो जूल पर मोल. मीन्स अगर मैं एक मोल H2O ले लूँ तो इसका मतलब है गया 18 ग्राम. तो 18 ग्राम आइस को कम्प्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है 6.01 किलो जूल. सो दे हैविंग डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन. क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड्स हैव एनाइसोट्रॉपी. आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी. दे हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है. एग्जाम्पल्स क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर ब्रोमाइड एटसेट्रा. अभी हम बात करते हैं कि व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी क्या होता है अगर मेरे पास कोई एक क्रिस्टल हो, अगर इसमें क्रिस्टल में हॉरिजॉन्टली मूव करूं या फिर मैं डायगोनली मूव करूं या फिर मैं वर्टिकली मूव करूं तो मुझे इसके अंदर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या मिले चेंजेस मिले. उस चेंज को ही हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी. क्या बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी. क्या होता है एनाइसोट्रॉपी. द एबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड
to change value of physical properties when measured in different direction is called anisotropy। तो कोई सॉलिड होता है और ये बात सिर्फ किसके लिए होती है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक सॉलिड ओनली। इट इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक सॉलिड। तो हमारे पास कोई आयोनिक सॉलिड रहेगा, अगर उसमें हॉरिजॉन्टली मूव करें, वर्टिकली मूव करें या डायगोनली मूव करें तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो आप वीडियोस को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हो, या खुद से लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख के अच्छे कंटेंट को आप नोट्स के फॉर्मेट में बना सकते हो। नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू सी हाउ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। सो नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू सी हाउ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज आइसोमॉर्फस सॉलिड and second one is polymorphous solid. So now we see what is isomorphous solid and polymorphous solid. So iso means, here the word is iso. So iso means same. Iso means same. So we have to see what same. So in this क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई दो सॉलिड्स हो, जैसे मेरे पास है NaF है और मेरे पास है MgO। यहाँ पे अगर सोडियम के आइटम देखें तो 1 एटम है और फ्लोरीन के आइटम देखें तो 1 एटम है। तो सोडियम और फ्लोरीन का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 1:1 आएगा। इसी तरह से अगर मैं MgO में देखूँ तो Mg के 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा तो 1:1। मतलब क्या हुआ, कंपाउंड्स आर डिफरेंट, कंपाउंड्स दोनों क्या है, अलग अलग है, बट उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम रेशियो है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोमॉर्फस कंडीशन। और अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। So isomorphous solids are two or more crystalline solids have the same crystal structures are called isomorphous solids. Examples: sodium fluorides and magnesium oxide, sodium nitrate and calcium carbonate का, potassium sulfate and potassium selenium sulfate का एग्जाम्पल्स है। ये है किसके एग्जाम्पल्स, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स के। नाउ वी सी पॉलीमॉर्फस सॉलिड। पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे मेरे पास कार्बन हो तो कार्बन किसके फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में और फुलरीन के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन एक सब्सटेंस है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन दे आर प्योरली मेड ऑफ कार्बन। तो कार्बन ही है बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस कंडीशन। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो नाउ वी सी व्हाट इज दैट, a single substance, एक कार्बन एक सिंगल ही सब्सटेंस है, a single substance that crystallizes into two or more crystalline form is called polymorphous solid। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन crystallizes in 3 forms, one is diamond, second one is graphite, third one is fullerene। So these two types of solids are crystalline solids, isomorphous solid and polymorphous solid। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड राइट नाउ। सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज इनकरेक्ट
about the crystalline solid. So they have definite geometry and long range arrangement of repeating unit. Yes, it is correct. They are pseudo solids. नहीं. Crystalline solids are called true solids. Crystalline solids are called true solid. So ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. They have definite heat of fusion. Yes, it is correct. They have sharp melting point. Yes, it is correct. So option B is the correct option for the given question. Now see next question. What says? Which is not isomorphous among these. Clear ना? So here is pair of compound is given और इस pair of compound में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसोमॉर्फस नहीं है. अगर हम लोग पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है और फ्लोरीन है, इनका रेशियो है 1:1. साथ में कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका रेशियो कितना है 1:1. सो इनका कांस्टेंट रेशियो क्या है, सेम है. इसका मतलब ये आइसोमॉर्फस है. दूसरा क्या है, NaNO3 है, तो NaNO3 में 1:1:3 का रेशियो है और दूसरा पेयर है इसका CaCO3, इसका रेशियो 1:1:3. तो ये भी क्या है, सेम है, तो ये भी है. अगला कंपाउंड है K2SO4 और BaSO4, तो यहाँ पे 2:1:4 का रेशियो है और यहाँ पे 1:1:4 का रेशियो. यहाँ पे रेशियो प्रॉपर नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं है. अगला हम लोग देख लेते हैं. K2SO4 है, K2SO4 है और K2SeO4 है, यहाँ पे 2:1:4 का रेशियो है, 2:1:4 ये भी है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन. Now next question, see next question what says, which is not crystalline form of carbon, charcoal, graphite, diamond and fullerene. So अभी हमने देखा कि जो ग्रेफाइट होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फुलरीन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट चारकोल इज नॉट a crystalline solid, it is a amorphous solid. So option A is the correct option for the given question. So take the screenshot of this page, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अमॉर्फस सॉलिड. तो हमने देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले अमॉर्फस सॉलिड. सो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड इज दैट कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है. मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक सिमिलर टाइप से क्या होते हैं, रिपीटिंग पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं. अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर मैं इसी चीज को फिर से अगर क्या करूं, ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि इसमें से कुछ आइटम्स जो हैं अपनी जगह से क्या है, मिस्ड हो जाएं, यहाँ से इसे क्या जाए, मिस्ड हो जाए, यहाँ से ये क्या गया, मिक्स्ड हो गया. तो अगर आप देखोगे यहाँ पहला और दूसरे तक तो यूनिट्स क्या कर रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बट यहाँ पे एक क्या हो गया है, यहाँ पे उनके जो रिपीटिंग यूनिट था, रिपीटिंग पैटर्न था, वो पैटर्न क्या हो गया, ब्रेक हो गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट. और शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट वाले जितने सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, अमॉर्फस सॉलिड. सो नाउ वी सी कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये सब्सटेंस होते हैं दे अपीयर लाइक सॉलिड, सॉलिड जैसा दिखते हैं, बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि पहले वाले में परफेक्टली ऑर्डर्ड है लेकिन दूसरे वाले में परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं है. तो
तो जो दूसरा वाला होता है ये अमॉर्फस हो जाता है, ऊपर वाला क्या है, क्रिस्टलाइन हो जाता है। फिर क्या है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, जबकि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इनको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। फिर दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं कि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस है, सडनली टेम्परेचर कितना 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करते हैं, फ्यू सेकंड में क्या होते हैं, ड्रॉप हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड, और क्या होते हैं, ये लिक्विड्स होते हैं। जैसे हम लोग जनरली ग्लास को देखते हैं तो ग्लास हमें कैसा दिखता है, सॉलिड दिखता है, बट ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, दैट इज अ हाई विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, और इसी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड बोलते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री, इनकी कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं था। दे डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, कि एक मोल सब्सटेंस डिफरेंस ले लेंगे तो उनको मेल्ट कराने के लिए जो हीट चाहिए वो डेफिनेट नहीं होती है। दे आर आइसोट्रॉपिक एंड दे आर आइसोमॉर्फस, ये क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस होते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फस सॉलिड्स आर, one is coal tar, glass, plastic, rubber, butter, gum. These are the examples of amorphous solids. तो आई होप आप सबको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीख चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हो सकते हैं, होते हैं आइसोमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड। तो पहला ऑप्शन है, दे हैव शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अमॉर्फस सॉलिड की। सो ये करेक्ट है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है किसका, रिपीटिंग यूनिट्स का। दे आर सूडो सॉलिड्स, यस, इनको हम लोग सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, यस दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब क्या है, ऑल, तो ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज, व्हिच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड अमंग दीज, ग्लास, calcium fluoride, rubber, plastic. So glass is a amorphous solid, calcium fluoride is a crystalline solid. So our answer is calcium fluoride. Rubber is amorphous solid and plastic is also amorphous solids. Now see next question. What says, which pair is not correctly matched? जो ये पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सा पेयर है, नो सी। सो रेड ग्लास में यूज करते हैं कॉपर एंड गोल्ड, येलो ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्लू ग्लास में कोबाल्ट ऑक्साइड, ग्रीन ग्लास में फेरिक ऑक्साइड। सो जो हम लोग रेड ग्लास बनाते हैं, रेड ग्लास को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉपर एंड गोल्ड, सो ये करेक्ट है। येलो ग्लास के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम ऑक्साइड, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ब्लू ग्लास के प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं। ग्रीन ग्लास बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फेरिक ऑक्साइड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, देन वी गो ahead. Now we are going to see again the classification of crystalline solid in detail. So on the basis of that, the crystalline solids are classified into 4 categories: ionic solids, metallic solids, covalent solids and molecular solids. So in that first हम लोग देखने वाले हैं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। सो बाय नेम, नाम से क्या पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड्स का मतलब दे आर मेड ऑफ आयंस। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं केटायंस
और दूसरे क्या होते हैं, एनायंस। तो मतलब हो गया कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो कैटायंस होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं और जो एनायंस होते हैं जनरली लार्जर साइज के होते हैं। इसका रीजन क्या है, कैटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एनायन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, बट not always. Sometimes it is opposite when we see any compound. So now we see what are the general properties of ionic solid. So first, all salts are crystalline in nature and also called ionic solid. So जितने ionic solids होते हैं वो crystalline nature होते हैं, उनको ionic solids बोलते हैं. They are composed of cation and anion. जैसे पहले हमने बात किया था कि ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन से मिलके बने होते हैं। द कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन द एनायंस। यूजुअली वर्ड इसलिए यूज किया गया कि हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, कभी कभी ऐसे उल्टा भी हो जाता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। और आपने हमेशा पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में हमेशा एक इंटरेक्टिव फोर्स काम करता है जिसको हम लोग इस्फा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैटायन है और एक एनायन है, इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है कि अगर कोई आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कैटायन और एनायंस क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो जो कैटायन और एनायन है इनका जो अरेंजमेंट है ये क्रिस्टल के अंदर वो तीन चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, की साइज कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, या कैटायन का साइज बड़ा है, एनायन का साइज क्या है, छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा। देन सेकेंड, चार्ज ऑन आयंस, कि जैसे Na प्लस है कि Mg2 प्लस है कि Al3 प्लस है, वो है। या जो आयंस होते हैं कि उस पे एक नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है या तीन नेगेटिव चार्ज है, ऐसे पे डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि उनका जो पोलराइजेशन पावर होता है, कि मतलब जो प्लस और माइनस बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उस पे डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर हैं जिसपे उनके अरेंजमेंट डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, चार्ज ऑन द आयंस एंड पोलराइजेबिलिटी पर। अगला पॉइंट है, द सॉलिड स्टेट्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्ट इन एक्वस मीडियम एंड मॉल्टेन मीडियम। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन, जो कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं, इनके नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपस में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग एक्वस मीडियम में इसको डिसॉल्व करते हैं तो उनके आयंस दूर दूर चले जाते हैं और कंडक्टिविटी में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। फिर जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ उनके बीच में एक शेयरिंग फोर्स होता है। सो वो शेयरिंग फोर्स यहाँ पे नहीं होता है। शेयरिंग फोर्स क्या होता है कि दो लेयर्स हैं, ठीक है, तो दो लेयर्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनमें शेयरिंग फोर्स काम नहीं करता है। जितने मेटल्स होते हैं उसमें शेयरिंग फोर्स होता है, इसलिए मेटल आसानी से मैलेबल हो जाती हैं और डक्टाइल हो जाती हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शेयरिंग फोर्स नहीं होता जिसकी वजह से वो मैलेबल डक्टाइल नहीं हो पाते। एंड आयनिक सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की वजह से उनका क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सम एग्जांपल्स देखें, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे बहुत से आयनिक सॉलिड्स हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमने सीखा इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
कह रहे हैं द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ द आयंस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, तभी हमने बताया था कि 3 प्रॉपर्टीज होती है जिसपे इनका जो साइज होता है डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन पर, चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन आयंस पर, और पोलराइजेशन पे। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है, द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यस इस पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि चार्ज ऑन द आयंस, यस इस पे भी डिपेंड करता है। पोलराइजेशन पावर, यस इस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ऑल, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट और आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनकरेक्ट अबाउट आयनिक सॉलिड। आपके पास एक आयनिक सॉलिड है तो पूछ रहे हैं कि जो कौन सा स्टेटमेंट है जो आयनिक सॉलिड के लिए इनकरेक्ट है। तो पहला दे आर ब्रिटल, यस इट इज करेक्ट, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यस इट इज करेक्ट कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक स्टेट। दे अंडरगो डिस्टॉर्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स, यस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नन। तो आवर करेक्ट आंसर क्या है, नन इज द आवर करेक्ट आंसर, मतलब ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। So take the screenshot and we will move on the next page. तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमने देखा था कि आयनिक सॉलिड्स, दूसरा जो सेगमेंट है वो है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मीन्स कि इसमें जो सॉलिड्स होंगे इसमें एक जो पार्टिकल्स होगा वो दूसरे पार्टिकल से, दूसरा पार्टिकल तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे ही आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े नेटवर्क का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। और ये जो सॉलिड्स होते हैं ये सब के सब जाइंट सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, जाइंट सॉलिड, मतलब नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल्स ये बहुत ज्यादा होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अगर 2 एटम्स हैं और ये 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लें, शेयरिंग कर लें, तो शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इस सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड joint covalent solid, means they having large number of atoms in that. They have van der Waals force of attraction, कि जो 2 पार्टिकल्स होंगे इन 2 पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल्स डायमंड, ग्रेफाइट and fullerene, these are the examples of covalent network solid. So first of all we are going to see about diamond. So we see what are the general properties of diamond. So it has a 3D networks. जो डायमंड होते हैं उसमें क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है एंड जाइंट कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं। ब्रिलियंट डायमंड एंड प्योर डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में मिलने वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। और डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3550 डिग्री सेल्सियस when diamond is heated above 800 degree Celsius in presence of oxygen, it burns and gives carbon dioxide, because a diamond is purely made of carbon, and when carbon comes in contact with oxygen it forms carbon dioxide. So carbon dioxide is formed. Diamond does not dissolve in any solvent. ये किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, इसका मतलब सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट्स नॉन कोरोसिव, एसिड्स बेसेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड, पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अनदर कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम है
उससे 4 कार्बन एटम्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4। अगर स्टेरिक नंबर इसका 4 आ गया तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सो ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड एटम कितना हो गया, 4। और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने बॉन्ड बना लिया तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो कितना जाएगा 4। और अगर 4 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3। तो डायमंड में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एंड डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कि ऑल atoms of carbon has been used up in the bond formation. Now we see what are the uses of diamond. So diamond is used for cutting glass, mostly black diamond use किया जाता है। It is used in the tip of rock drilling machine. अगर हमें अंडरग्राउंड कुछ ड्रिलिंग करना है, रॉकी मटेरियल है वहां पे, तो हमें उसके टिप पर डायमंड यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से वो आसानी से रॉकी सब्सटेंसेस को क्या करेगा, स्टोन को ड्रिल कर देगा। इट इज यूज एज ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज में यूज करते हैं। डायमंड की जो नाइफ्स होती है आई सर्जरीज में यूज की जाती है, ठीक है। इट इज यूज टू पॉलिश अनदर डायमंड, एक डायमंड से दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नाउ सो नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट। This is the crystalline form of carbon. It is also giant covalent network solid. It is black, soft होता है, brittle होता है and slippery in nature होता है। इसकी जो density होती है वो 1.95 से 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में रेंज करती है। It has layer structure. Layer structure मतलब कि अगर आप यहाँ पे along side डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो कि जो नीचे वाली लेयर है उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर रखी हुई है। तो यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये है वैंडर वॉल फोर्सेस। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा भी स्लाइड करने पे ये वाले जो बॉन्ड्स है बहुत आसानी से टूट जाती है, और ये लेयर इधर और ये लेयर इधर क्या करती है, मूव करती है, जिससे पेंसिल में हम लोग यूज करते हैं और लिखने के काम में आती है। इट हैज लेयर स्ट्रक्चर। Each carbon atom is bonded with 3 another carbon atom. अगर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। तो each carbon atom is sp2 hybridized. Now we see the uses of graphite. It is used to make solid lubricant. स्लिपरी नेचर होने की वजह से इसको लुब्रिकेंट जैसा यूज करते हैं ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर। इट इज यूज टू मेक कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इट इज यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग एंड इट इज यूज्ड इन पेंट एंड पॉलिश। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ थर्ड, fullerene. Fullerene, naturally it is found very less, rarely found. Clear? It is allotropes of carbon, rarely found. It is found in soot and interstellar spaces. And ये भी क्या होता है, giant covalent network solid होता है। The first example of fullerene is Buckminster fullerene, जिसमें 60 कार्बन होते हैं। Another examples are C70, C76, C82, C86. Two types of carbon lengths are found in this, single bonded and partial double bond character, and दो टाइप के इसमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, पेंटागन और हेक्सागन, जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, C60 has 12 pentagon and 20 hexagon structure. There are 300 to 900 carbon atoms in a fullerene. कोई एक fullerene होगा तो उसमें 300 से 900 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। Each carbon atom is sp2 hybridized होता है and they are good conductor of electricity. If we talk about the uses, so it is used as an insulator, used in as catalyst in water purifier, and it is used to make superconductor जिसका formula है C60K30
and is used to make molecular sensor. Take the screenshot and we will meet in the next lecture with new topic.